हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का कृतिका का पाठ 4 माटी वाले, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक बूढ़ी औरत के द्वारा गरीबों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। माटी वाले को। शहर का सेमल तप्पड़ मोहल्ला है, जिसके आखिरी घर में एक बूढ़ी औरत दोनों हाथों से अपने सिर पर रखे बोझ को उतारती है और उसके सर पर मिट्टी से भरा एक कंटर होता है। वो होती है माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो उसे जानता ना हो, क्योंकि उसको वहाँ पर सभी जानते थे। घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे तलक उन्हें जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद होनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर से लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं है। भागीरथी भिलांगना, जो 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, जिससे चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख ले तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। उसने रद्दी का एक कपड़ा मोड़कर अपने सिर पर एक डीले के रूप में रख रखा है, जिस पर वो मिट्टी से भरा हुआ कंटर रखती है। उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ढक्कन नहीं होता। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक लड़की निकलती है, जिसका नाम होता है कामिनी। वह उसके पास पहुंचती है और कहती है कि माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। इस पर माटी वाली कहती है अभी आती हूँ। घर की मालकिन, जिसके घर में वो अभी होती है, उसकी मालकिन उसके पास आती है और कहती है अपने कंटर से जो मिट्टी है या घर के एक आंगन में एक कोने में पलट दो। फिर बोलती है तू तो बहुत भाग्यवान है, चाय के समय पर आई है हमारे घर। वह अपनी रसोई में जाती है और उसके लिए 2 रोटियां लेकर आती है। वही मालकिन रोटियां से सौंप कर फिर वो अपनी रसोई में चली जाती है। अब जो माटी वाली होती है वो 2 रोटियों को लेती है और इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। इस वक्त वो अकेली होती है। वो ये भी देखती है कि कोई हो ना, और जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, वो फटाफट 2 रोटियों में से एक रोटी निकाल के अपने जो सर पे डीला रखा होता है उस कपड़े को फटाफट उतारती है, उसे सीधा करती है। और जैसे वो सीधा करती है तो पता चलता है वो जो कपड़ा उसने रखा होता है वो भी फटा हुआ होता है। फिर वो उसी फटे हुए कपड़े में अपने एक रोटी बांध के वापस उसे रख लेती है और मालकिन के सामने मुंह इस तरीके से चलाती है जैसे वो रोटी खा रही हो। घर की मालकिन उसके लिए फिर चाय का एक गिलास लेकर आती है, जो पीतल का होता है। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख देती है। कहती है साग है नहीं, अभी इस चाय के साथ ही ये रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के छोर से, यानी कि उसी कपड़े से उस गिलास को पकड़ा, क्योंकि चाय गर्म थी, और फिर अपने होठों के पास ले जाकर फूंक मारकर उसे पीने लगी और रोटी के साथ खाने लगी। फिर बोलती है चाय तो बहुत अच्छा साग होती है अपने में ही ठकुराइन जी। फिर वो मालकिन कहते हैं भूख तो अपने आप में ही साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। यहाँ कहने का मतलब होता है जब इंसान भूखा होता है तो उस वक्त उसे जो भी मिलता है वो उसके लिए मीठा ही होता है। फिर वो पूछती है तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अभी ये नहीं मिल सकते। इस पे मालकिन कहती है इनके खरीदार तो कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की ये गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम उन्होंने किस तंगी में अपनी जीभ पर लगाम लगाकर मन महसूस कर 2 पैसे जमा करे होंगे
और फिर ये चीज़ें खरीदी होंगी जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से कोड़े के भाव ले जाते हैं और जाकर फिर काफ़ी रुपयों में बेचते हैं। कांसे के बर्तन भी आजकल सभी घरों से गायब हो रहे हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मुंह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। इस पर माटी वाली कहती है, ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। इतने में उसकी चाय ख़त्म होती है। फिर वो अपना कपड़ा उठाती है और शरीर पर वो घंटा लेके बाहर निकलती है और सामने वाले उस घर में भी उसे आदेश मिला था कि कल हर हालत में मिट्टी यहाँ से पहुँचानी है। तो इसके कारण वो उसके घर जाती है और उसे वहाँ से भी 2 रोटियाँ मिलती है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लेती है वो 2 रोटियाँ भी जाने, और कहती है, लोग जाने तो जाने कि ये रोटियाँ अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। तो सोचते हैं कि उसके घर पहुँचते ही आसक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगेगा। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी और रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। वो ये सब सोचती है बुढ़िया। उसका जो गांव होता है वो शहर से काफ़ी दूर होता है। अगर वहाँ हम जल्दी भी चलें, तेज चलें, तब भी घर पहुँचने में 1 घंटा लगता है। रोज़ सुबह वो निकलती है और वह अपने घर से और पूरा दिन माटा खाने में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न जगहों पर उसे बेचने के लिए निकलती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। जिस झोपड़ी में वो गुजारा कर रही है वो भी गांव के ठाकुर की ज़मीन पर है। अब उसके पास कुछ नहीं है और वो ज़मीन के बदले में उसे बेकार देती है। आज वो अपने बूढ़े के लिए खाना जब लेके जा रही होती है 3 रोटियाँ, तो उसके माइंड में तरह की बातें चल रही होती है। वो सोचती है, आज मैं बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं दूंगी। मिट्टी बेचने से हुई आमदनी से 1 पाव प्याज खरीदूंगी। प्याज को कूट कर एक अच्छी सब्जी बनाऊंगी उसके लिए। बूढ़े को पहले रोटियां नहीं दिखाऊंगी। सब्जी जब तैयार हो जाएगी तो साथ में परोस दूंगी, तो जब वो उन्हें देखेगा तो खुश हो जाएगा। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा हद से हद या 1.5। अब उससे ज़्यादा तो उसे पछता भी नहीं। बाकी बची 1.5 रोटियाँ से मैं अपना काम चला लूँगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती वो हिसाब लगाती ही जा रही होती है। अब जैसे वो घर पहुँचती है उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात वो मर चुका था। टेरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा माटी वाले से कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो और जहाँ रहती हो उसके कागज़ तुम्हारे पास हैं? तो वो कहते नहीं, मेरी सारी जिंदगी इस शहर में तमाम घरों में मिट्टी देते देते गुजर गई है साहब। वो कहता है फिर माटी कहाँ से लाती हो? तो कहती है माठा खाना से लाती हूँ। तो वो पूछता है क्या माठा खाना तुम्हारे नाम है? तो वो कहती है नहीं, माठा खाना भी मेरे नाम नहीं है, माठा खाना तो मेरी रोजी रोटी है साहब। या फिर वो जो टेरी बांध का पुनर्वास का जो साहब होता है वो कहता है बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो इस पर वो साहब बोलता है इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेरी बांध की जो दोनों सुरंगें थी उन्हें बंद कर दिया गया था, जिससे शहर में पानी भर गया था। शहर में आपाधापी मची हुई थी। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सब कुछ डूब गया था। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले को वे केवल एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बुढ़िया के इस कथन का आशय है कि गरीब इंसान का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए, उसे अपने मूल स्थान पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा।
अगर आपको ये चैप्टर से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।